हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। तो बच्चों, हमने अब जो अपनी पिछली कक्षा थी उसमें हमारी जो 9th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो चैप्टर चल रहा था, प्रेमचंद के फटे जूते, तो उसका आज सॉल्यूशन लेकर आई हूँ और आज अब करते हैं उसका सॉल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के चित्र सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो हमें इसकी विशेषताएं बतानी है। तो हम लिखेंगे कि प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई है। तो उसकी पहली विशेषता इस प्रकार है कि संघर्षशील लेखक। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकर मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे और समझौते नहीं किए। और लेखक के शब्दों में ये था कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मार रहे हो, ठोकर मार मार के अपना जूता फाड़ लिया है। अब जो उसकी अगली विशेषता थी वो अपराजय व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजय था। उन्होंने कष्ट सहन कर भी हार नहीं मानी थी। यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे भी नहीं। उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी। उनकी नज़रों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में लेखक मतलब ये कह रहा है कि ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। और अगली विशेषता थी कष्टव्यस्त जीवन। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे, यानी गरीब थे, यानी उनके पास पैसा कम था। उन्होंने गरीबी को सहज स्वीकार किया। वे बहुत सीधे साधे वस्त्र पहनते थे। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी। अब जो अगली विशेषता है वो है सहजता। प्रेमचंद अंदर बाहर से एक थे। लेखक के शब्दों में इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। अगली विशेषता है मर्यादित जीवन। प्रेमचंद ने अपने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। उन्होंने अपने नेम धर्म यानी कि जो अपना कर्तव्य था अर्थात लेखक गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में और लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। जो बच्चों ये प्रेमचंद जी की विशेषताएं बताई गई है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें सही गलत के बारे में निशान यानी कि सही गलत का चयन करना है। तो हमारा जो पहला है लाइन वो ये इस प्रकार है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। तो बच्चों ये गलत था। बाएं पांव का जूता ठीक नहीं था, बाएं पांव में अंगुली बाहर आई थी और दाहिना जूता ठीक था। इसका ये आंसर हुआ, मतलब ये रॉन्ग है। अगला है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में भी खुशबू आ जाए। एकदम सही है, ये लेखक कह रहे थे, उनको बता रहे थे। और तीसरा है, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। नहीं, कभी नहीं बढ़ाती। लेखक कह रहा था कि मेरे हौसले पस्त करती है, मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब तुम मुस्कुराते हो। तो ये क्या हुआ, ये रॉन्ग हुआ। और फोर्थ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ये भी गलत है कि हम किसी की मतलब प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे कि वो किसी को अपमान करके उसकी तरफ अपने अंगूठा कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं था, ये गलत है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जो हमारी कुछ पंक्तियाँ दी गई है उसमें हम व्यंग को स्पष्ट करना है। जैसे हमारी पहला है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तो जो इसका व्यंग है वो इस प्रकार है कि जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पाँव में है अर्थात नीचे है उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिसका स्थान ऊंचा है यानी कि सिर पे बिठाने योग्य है तो उसे कम सम्मान मिल रहा है, यानी कि जूता जिसे कम सम्मान मिलना चाहिए जो पाँव में पहना जाता है उसे अधिक मिल रहा है, और जो टोपी जो हमारे सर पे पहनी जाती है उसे कम सम्मान मतलब अधिक सम्मान नहीं दिया जा रहा। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पे 25 गुणों लोग निछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। एकदम सही है बच्चों, क्योंकि देखो जो पैसे वाला होता है ना, चाहे उसमें कोई भी गुण ना हो वो अब गुण हो, फिर भी हम उसकी जी हजूरी करते हैं। और जिसके गुणों से भरपूर है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। हमारा जो अगला है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। तो इसमें जो व्यंग्य है वो हम स्पष्ट इस प्रकार कर रहे हैं कि प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। मतलब उन जो थे ना वो सामने थे, उनका कोई लुका छुपी नहीं थी। उन्होंने वास्तविकता को कभी टेकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी से संतुष्ट थे कि उनके पास
छिपाने योग्य कुछ भी नहीं था, वे अंदर बाहर से एक थे। यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग नहीं था, मतलब सेम था। तो लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पे व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करते हैं, हम उसी को महान मानते हैं, और जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो हमारा जो तीसरी जो हमारा है वो इस प्रकार है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाम की अंगुली से इशारा करते हो। तो लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे घृणा योग्य समझा है उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपने पाम की अंगुली से इशारा किया है, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पे रखा, अपने जूते की नोक पे रखा, इसके विरुद्ध संघर्ष किए रखा। तो बच्चों इसका आपको समझ आ रहा होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह रही हो सकती है? तो इसका आंसर है, मेरे विचार से प्रेमचंद्र के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा कि समाज की परंपरा सी है कि वे अच्छे अवसरों पे पहनने के लिए अपने कपड़े अच्छे अलग रखते हैं जिन्हें वे अच्छा समझते हैं, और प्रेमचंद के कपड़े ऐसे नए तो जो फ़ोटो खिंचवाने लायक होते, और ऐसे में घर में पहनने वाले कपड़े तो और भी खराब रहे होंगे। लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि प्रेमचंद तो सादगी पसंद और आडंबर नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनका जो रहन सहन है वो दूसरों से अलग होगा, इसलिए उन पर अपनी जो टिप्पणी थी उन्होंने बदल दी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? तो इसका उत्तर है कि मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षण बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ में दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब विस्तार हो रहा है बातों का। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लवन का, फिर पौधे का और तने का। मतलब एक पेड़ का होता है ना, जैसे पेड़ पहले बीज लगते हैं, फिर उसमें अंकुर आते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है तना, उसका उसमें फूल पौधे फूल फल आते हैं, उसकी बात हो रही है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है, पर खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को इसमें उजागर किया गया है, और बात निकलते ही व्यंग्य शैली बहुत ही सुंदर आकर्षण बन पड़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर है कि टीला शब्द राह आने वाली बाधा का प्रतीक है, मतलब अपने रास्ते में जो बाधाएं आती है ना, कठिनाइयाँ आती है, उसको व्यंग किया गया है। जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला आ जाने पे व्यक्ति को उसे पार करने के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है, उसी प्रकार सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि की मनुष्य की उन्नति में जो भी बाधाएं आती है ना, इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य की लिखा है, आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। तो बच्चों ये आपको लोगों को करना है, आप मतलब एक किसी को चुनिए और उस पर व्यंग्य बनाकर उसका मतलब आप कीजिए। और अब मैं आपको इसमें कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उन मुहावरों का आपको मैं अर्थ बता देती हूँ। जैसे हौसला पस्त करना, इसका मतलब होगा उत्साह नष्ट करना। तो हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं कि अनिल कुंबले की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो हमारा मुहावरा है वो है ठोकर मारना यानी चोट पहुंचाना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि प्रेमचंद ने राह के संकटों पे खूब ठोकरें मारी। अगला है टीला खड़ा होना यानी बाधाएं आना। तो इसका वाक्य में ये है कि जीवन जितना सरल नहीं है वहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। और अगला जो हमारा है वो है पहाड़ फोड़ना यानी बाधाएं नष्ट करना। तो इसका जो हम वाक्य में प्रयोग इस पर कराएंगे कि प्रेमचंद उन संघर्षशील लेखकों में से थे जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। और अगला जो हमारा मुहावरा है वो जंजीर होना मतलब बंधन होना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है कि स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द है, मैं वो आप लोगों को वो भी करवा देती हूँ ताकि आपको ये लेसन अच्छे से मतलब समझ में आ जाए। तो जो हमारे कठिन शब्द है वो इस प्रकार है, उपहास। उपहास का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना यानी हंसी उड़ाना।
आग्रह, आग्रह का मतलब होता है पुनः पुनः निवेदन करना। किसी बात को हम करते हैं ना कि बार बार हम उससे कहते हैं तो निवेदन करते हैं, उसको कहते हैं आग्रह। कलेश का अर्थ होता है दुख, और तगादा का अर्थ होता है तकाजा, यानी कब कभी हम किसी दुकान पे जाते हैं ना पैसे उधारी लेने, उसको तगादा कहते हैं। पनैया यानी देशी जूतियाँ। विसरना, विसरना का मतलब है भूल जाना। नेम का मतलब होता है नियम। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, और बंद का मतलब होता है फीता, जो जूतों में फीते होते हैं ना उनको। बेहतरीन का मतलब होता है नहीं, बेतरीब यानी कि अव्यवस्थित। कोई अपन कहते हैं बेतरीके की चीज़ है, उसको बोलते हैं अव्यवस्थित। ठाठ, ठाठ का मतलब होता है शान, और बरकरार का मतलब होता है बचाकर। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसके सॉल्यूशन आप लोगों के सामने मैंने कर दिए हैं, आपको समझ आए होंगे। तो आज मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बच्चों, फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर में, नई क्लास में। मेरे एजुकेटिंग पॉइंट के पर आज के लिए इतना ही।